सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं यौम तकरीम शहदा से, यानी एक बाकायदा सरकारी सतह पे, रियासती सतह पे हमने ये दिन मनाया है जो एक अक्कासी करती है, बड़ी क्लियर इस बात का सबूत है कि पाक अफवाज और इस मुल्क के तमाम शहदा हमें किस कदर अज़ीज़ हैं। ये जो हमारे मुल्क में आज हम खुशहाली देखते हैं या उसकी जो आज़ादी है उसको हम देख रहे हैं कि हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं, ये इन्हीं शहदा के खून का हमारे लिए सदका है। सबसे बढ़कर ये कि सवाल इस पे भी होता है कि क्या खुशहाली सिदरा, बट कंपैरेटिवली लुक एट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट, ख़ास तौर पे आप तमाम इस्लामी ममालिक की तरफ देखिए जहाँ जहाँ उनका दिफा मजबूत नहीं था, जहाँ हम देख सकते हैं कि दुश्मन की यलगाल के आगे और आपसी इंतशार के आगे ये पूरे के पूरे माशरे, ये पूरी की पूरी रियासतें तितर बितर हो गई। तो यकीनन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इसको मैं जोड़ना चाहूँगी कल की असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। पहले ख़दशा था कि 12 रोज़ की कैद तन्हाई काटने के बाद असद उमर साहब जब बाहर आए हैं तो बड़ा फ़ैसला मुतवक्के था। ख़दशा ये भी था कि दूसरे PTI के कायदीन की तरह कहीं वो भी तो PTI से अलहदगी का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जो पोलराइजेशन है, क्योंकि जेल में शायद उन्होंने कहा सोचने का वक्त ज़्यादा मिलता है, तो मैं तज्जिया कर रहा था। उन्होंने कहा इस पूरे सिनेरियो में 5 स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान की आला अदलिया, दूसरा स्टेक होल्डर उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को करार दिया, फिर तीसरा स्टेक होल्डर उन्होंने PTI जो कि उनके नज़रिए में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी जमात है उसकी बात की। PDM को उन्होंने चौथा स्टेक होल्डर कहा और ये बात बड़ी वाज़ेह की कि आज अगर इलेक्शंस कराए जाते हैं तो सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत PDM बनाएगी। और आखिर में और सबसे अहम स्टेक होल्डर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को करार दिया। उन्होंने कहा जो गुज़िश्ता साल भर में हमने देखा है, और अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं 17 माह से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाले हुए हूँ, कोर कमेटी का हिस्सा हूँ PTI की, और इसके अलावा 13 माह जो आखिरी गुजरे हैं वो PTI के मुश्किल तरीन थे। और उन्होंने कहा इस जद्दोजहद में या तो ये हो कि इनमें से इन 5 में से किसी भी स्टेक होल्डर का कोई फ़ायदा हो रहा हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि वो दूसरों की कॉस्ट पे अपने आप को मजबूत कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ना सिर्फ इन 5 स्टेक होल्डर्स का नुकसान है बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है। और इन मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने बड़ा वाज़े ये भी किया कि वो ये दोनों जो ओहदे हैं पार्टी की तरफ से कोर कमेटी का मेंबर होना और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल होना PTI का, उससे उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया है, उससे मुस्ताफ़ी हुए हैं, लेकिन PTI के साथ वो आज भी हैं। और इसके अलावा भी कई बातें उन्होंने वाज़े की। 9 मई के वाक़यात की सबकी तरह उन्होंने भी शदीद मज़म्मत की। इसके अलावा कहा कि इमरान खान साहब ख़ुद इस बात को कई दफ़ा बावर कर चुके हैं कि एक मुल्क के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अफवाज का, पाक अफवाज का मजबूत तरीन होना, हमारे दिफा का मजबूत तरीन होना हमारी बका के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा हमने कल भी देखा कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तमाम शहदा के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़ास तकरीब रखी, एक तरह से उनको खिराज तहसीन पेश किया गया सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ से और तमाम ही कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस बात को एक दफ़ा मेरे ख़्याल में तमाम मुल्क और कौम की जज्बात की अक्कासी करते हुए कहा गया कि हमें हमारे शहदा, उनके लवाहिकीन और हमारे शहदा की कुर्बानियाँ किस कदर अजीज़ हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो कहा सदर मुमलिकत ने वो सुनवाते हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद होंगे। मौजूदा सूरत हाल का उनसे भी तज्जिया लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द प्रेसिडेंट हैड टू से। मैं शुहदा के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है इनके साथ, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से आपकी अमानत के तौर पर उनके ख़ानदान वालों को फ़ोन करता हूँ, कभी बाप से, भाई से, माँ से, बहनों से, और जब बात करता हूँ लोग रोते हैं, मैं भी रोता हूँ उनके साथ, मगर मैं उनको ये उजागर करता हूँ कि उनकी वजह से पाकिस्तान महफूज है, उनकी क़ुरबानियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता रहता है, क्योंकि अमन रहता है पाकिस्तान के अंदर। मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपने कबीले में सब लोगों का शुक्रिया अदा करो, और वो जवाबन ये कहते हैं कि जी और भी बच्चे होते तो हम शहीद करवा देते। यकीनन कोई भी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जंग की बात करें, तो वो हौसलों से लड़ी जाती है, जज्बे से लड़ी जाती है, और इस जज्बे से पूरी पाकिस्तानी कौम सरशार है। अगर हम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद को देखें तो 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया, जिसमें सर फहरस्त यकीनन पाकिस्तान का दिफा करती हुई हमारी पाक अफवाज हैं, लेकिन हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, मजहबी जमातों के रहनुमा हों, छोटे मासूम बच्चे
बच्चे हों, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जानों का नजराना दिया है और ये हमारे लिए सबसे हमारा काबिल क़दर असासा है। अब ज़रा सियासी मंजरनामे में इसी सूरत हाल को देखते हैं। नासिर बेग चुटकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। NBC एक जमात जो एक के बाद एक सरप्राइजेज़ दिया करती थी, आज कुछ लोग कह रहे हैं उनको एक के बाद एक झटका मिल रहा है। पहले शीरी मज़ारी साहिबा, फ़याज़ुल हसन चौहान और फिर कल ऐलान होता है फवाद चौधरी साहब ने भी PTI से अलहदगी का और मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। किस तरह देख रहे हैं आप इस्तीफ़ों की इस झड़ी को? अच्छा, मेरे लिए असद उमर या फवाद चौधरी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हलकों के नुमाइंदे इम्पोर्टेंट हैं जी। अब अगर देखें आप पेशावर में देखें, आप तारकई ख़ानदान वो फ्लोर क्रॉस कर गया जी। बड़ा ताकतवर ख़ानदान है, बहुत ज़्यादा उसके MPs और MNAs होते हैं और इस तरह सिंध के अंदर बहुत से लोग जो हलकों के नुमाइंदे हैं, MP के MNAs हैं, वो छोड़ गए। पंजाब में लाइन लग गई है। पर अच्छा, ये वो सब है सदरा, ये वो लोग हैं जिनको खान साहब इलेक्टेबल्स कह कर लेकर आए थे जी। और जिनकी बुनियाद पर खान साहब ने वोट हासिल किए थे। मतलब एक तो खान साहब का वोट बैंक, बिल्कुल सच्ची बात है। खान साहब बाज़ इलाकों में अगर खंबे को खड़ा कर देते तो उसको वो जीत जाता वो, लेकिन इलेक्टेबल्स की उनको ज़रूरत पड़ी। सुना साउथ पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से उन्होंने इलेक्टेबल्स लिए और वो परिंदे, जिनको हम परिंदे कहते हैं, वो उड़ के उनके घोंसलों में पहुंचे और अब वो उड़ के वापस जा रहे हैं। तो शिकवा किस बात का, शिकायत किस बात की? जिस तरह आए थे उस तरह चले गए। अब कल बाबर आवान साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, मुझे बड़ा उस पर मजा भी आया कि इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए लोग इस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट बैक कर रहे हैं। अब बाबर आवान साहब खुद गए हैं, ये लोग जानते हैं, तय करते हैं। मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। बिल्कुल। NBC मुझे बताइए कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि खान साहब ने ना ही चौंकने का इजहार किया है, ना उन्होंने कहा है कि इससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बल्कि ये बात उन्होंने मज़ीद कहा है कि कहाँ हैं इंसानी हुकूक़ की तमाम जमातें, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उनके कारकुनान और ख़ुसूसन पार्टी की सेकेंड टियर लीडरशिप पर कितना प्रेशर है। PMLN का कहना है कि प्रेशर हमने भी बर्दाश्त किया था, आप भी बर्दाश्त करें। बहरहाल ये एक डिबेटेबल इशू हो जाएगा। मुझे बताइए, ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वज़ीर दिफा, उनका मानना है कि PTI को कलअदम करार देने के लिए इस वक्त मशावरत हो रही है। क्या ये ख्वाब जो PTM का है ये पूरा हो पाएगा? इधर मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा जी। पहले खान साहब का जो बयान है ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसकी वजाहत कर दूँ मैं। मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने खान साहब को भी ट्वीट किया है कि आपको गलत इत्तला मिली है, आपने पढ़ा नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कमीशन और तमाम तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान परसों जारी किया है, जिसमें उन्होंने बहुत तवील एक फहरिस्त दी है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस तरह हो रही है। उन्होंने कहा वो लोग भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो हमले कर रहे हैं, और वो जो गिरफ्तार कर रहे हैं बगैर वारंट के, बगैर मुनासिब मुकदमे के, बगैर फर्द जुर्म के, वो भी गलत कर रहे हैं। कल आपने देखा NBC असद उमर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि यकीनन वो शदीद तरीन मजम्मत करते हैं 9 मई के वाक़यात की, लेकिन इन गिरफ्तारियों में, इस पकड़ धकड़ की झड़ी में उन्होंने कहा कि कई ऐसे कारकुनान भी हैं जिन पे झूठे मुकदमात हैं या उनका वो कसूर नहीं है जो उन पे थोपा जा रहा है। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ की बात आपने कही जी। ख्वाजा आसिफ साहब यकीनी तौर पर बहुत पुराने, एक उर्दू में लफ्ज़ है गुर के 12 दीदा पॉलिटिशियन है, बहुत इंट्रिगिंग पॉलिटिशियन है, बहुत चालाक पॉलिटिशियन है। उन्होंने ये बुनियाद, किस बुनियाद पर बयान दिया PTI पे पाबंदी का, किस लॉ के तहत बयान दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, सिवाय एक कानून के जो सुप्रीम कोर्ट में आपको रेफरेंस भेजना पड़ता है और वो हो सकता है। लेकिन वो जब नैब पे पाबंदी लगाई भुट्टो साहब ने, नेशनल अवामी पार्टी पर वली खान की, तो वो उसका फ़ायदा क्या हुआ? मुझे बताए ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो ANP के नाम से आ गए। आपने एक और पार्टी की पाबंदी लगाई, वो दूसरे नाम से आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की पाबंदी लगाई,
वो सोशलिस्ट पार्टी के नाम से आ सर गई। इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो लीगल फ्रेटर्निटी है और जो लीगल टीम है खान साहब की, उन्होंने बड़ा बाआवाज़ बुलंद ये कहा है कि ये भी अगर कर लिया जाए तो विद इन अ डे इसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देगा। बिकॉज अगर आप जो 9 मई के वाक़यात, उन्होंने कहा ये तो लोगों का इनफरादी अमल है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी तौर पर गलत बात है जी। कि आप तर्जुमानी करें सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन में, यही वो खराबी है। जी। खान साहब कहते थे मैं फलां को जेल भेज दूंगा और जेल से बदला चला जाता था। ये कह रहे हैं 24 घंटे में, भाई कैसे कर देगा सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे में? पहले समाअत करेगा, तमाम चीज़ें देखेगा, तमाम रिकॉर्ड देखेगा, उसके बाद यकीनी तौर पर हो सकता है जिसको लीगल कोर्ट में कहा, ज़बान में कहा जाता है गोइंग बियॉन्ड योर प्रेयर, यानी ये आपकी दरख्वास्त तो हो सकती है, केस तो हो सकता है कि बर्खास्त करें, लेकिन फैसला भी खुद ही सुना दिया। आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है जी, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि दोनों तरफ से खिलाफ वर्जी हो रही है। सही। जो आपने जिक्र किया बेगुनाह कारकुनों का, सिदरा मैंने बहुत तरीके देखी हैं जी, और पास का हिस्सा भी रहा हूँ, मैं पिटा बहुत हूँ और थानों में भी गया हूँ, औलाद में भी गया हूँ मैं जब स्टूडेंट था। तो लेकिन ये कि इसी तरह गिरफ्तारियाँ होती हैं और ये गिरफ्तारियाँ कतई गैर कानूनी हैं। सर लेकिन एनबीसी यहाँ पे ये मेंशन करना होगा, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, ये एक मैच्योर सियासतदान की और एक अच्छे दिल रखने वाले इंसान की बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बहरहाल बड़े पुरजोर अंदाज में मजम्मत की कि घर की ख़वातीन और घर वालों के साथ जो सलूक किया गया, और बाकायदा उस्मान डार के हवाले से तो उन्होंने कहा कि उनके घर जाके मैं बाकायदा ख़ुद मुलाकात करूँगा। तो कहीं ना कहीं तो इट इज़ अ लिटिल मोर अग्रेसिव दैन द पास्ट, नहीं? आप नहीं समझते? नहीं, पास्ट में जो कुछ हो गया जी, पास्ट में तो खवातीन ने जनाजे उठाए हैं इधर, अगर आपको अंदाजा हो। बट एनबीसी देन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर माजी में हुआ तो ये कब तक चलता रहेगा? आपने कहा पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, पास्ट में बहुत बुरा हुआ है। बीबी के साथ किया हुआ, नुसरत भुट्टो के साथ किया हुआ, शैला रजा से बात कर लीजिएगा, उनके साथ किया हुआ, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन नहीं होना चाहिए। जी, और ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये सवालिया निशान है। सवाल निशान ये भी है, सवाल निशान ये भी है कि कब तक हम इस तरह के खेल खेलते रहेंगे जी, कब तक हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारा लेकिन एक तरह से तासुर ये जा रहा है एनबीसी, आपने कहा कि ये होता आया है और ये गैर कानूनी नहीं है। मुझे बताइए कि कल कुछ और गैर कानूनी है? ओके, मुझे बताएं कल कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है, 7th एवेन्यू से समी इब्राहिम साहब अरेस्ट हुए हैं, इस पर कुछ आपका कमेंट? समी इब्राहिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जियो में मेरे साथ काम कर चुके हैं। जियो में ये वॉशिंगटन के न्यूयॉर्क के हेड हुआ करते थे। मैं मेरे साथ भी बहुत काम किया न्यूयॉर्क में, इन्होंने बड़ा एक हमने कवर किया था असाइनमेंट, 1 महीने का असाइनमेंट था। बड़े प्रोफेशनल हैं, बोल में आ गए हैं तो अब जाहिर है कुछ इल्ज़ामात उन पर लगते हैं, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ तो मतलब किसी मसले का हल नहीं है। सहाफ़ी को गिरफ्तार करना, और समी इब्राहिम पर कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। समी इब्राहिम सहाफ़ी है, बस सिक्का बंद सहाफ़ी है, जहाँ भी काम कर रहा हो। तो उसको गिरफ्तार करना, और फिर अब देखिए ना यार, कोर कमांडर हेडक्वार्टर के बाहर जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे उनको आपने ही सर, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द हार्म ऑफ जियो फेंसिंग। कल हम पूरा दिन अखबारात में यानी आई एम सॉरी सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे देखते रहे कि जियो फेंसिंग के बाद कई यानी उनको शवाहिद भी मिले, ठोस शवाहिद भी मिले हैं कि जो पीटीआई के रहनुमाओं कारकुनान ने आपस में गुफ्तगू की या एक दूसरे को ये मैसेजेस पास किए कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ हल्ला बोलना है, वो आपको मिला। लेकिन जियो फेंसिंग की वजह से कोई भी शख्स अगर वहाँ पे है, उस एरिया में है, वहाँ पे मौजूद है, कोई सुराग मिलता है कि इसकी गाड़ी पड़ी है, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी इस वक्त दायरा तफ्तीश में है। और पहला, जैसा कि हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है कि पहले तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद तफ्तीश होगी कि क्या होना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर वो आपको अपना कार्ड दिखा रहा है जी, PFJO कार्ड दिखा रहा है, प्रेस क्लब का कार्ड दिखा रहा है, तो आप उसको छोड़ दें भाई। इतना गुस्से में क्यों हैं आप? इस वक्त वाकई रियासत गुस्से में है, अवाम भी गुस्से में है। जैसे आपने कहा कि 9 मई के वाक़यात किसी के लिए भी बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसका हल कल अगेन रिफरिंग बैक टू असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुज़ाकरात के थ्रू है। थोड़ी सी हमें रवादारी दिखानी पड़ेगी, लचक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस पोलराइजेशन से किसी का भी फ़ायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। NBC हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दूसरे मौज़ूआत के साथ वापस आएंगे। देखते रहिए आज पाकिस्तान।